इस स्टोरी में हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड को एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। हमारी फीमेल लीड जो कि बहुत इनोसेंट होती है और म्यूट गर्ल भी होती है। इस स्टोरी की एंडिंग बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है। तो चलिए इस अमेजिंग सी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारा मेन लीड मिस्टर फू एक कार से निकलते हैं। तभी उनके बगल से उनका असिस्टेंट आता है और असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपने जिस लड़की के बारे में पता करवाने की बात की थी वो अभी हमें नहीं मिली है। हमने सारे अडॉप्ट किए गए पेरेंट्स के बारे में पता किया है, लेकिन हमें एनिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मिस्टर फू एक पेंडेंट को देखते हुए सोचते हैं कि तुम कहाँ हो एनिंग, मैं तुम्हें 15 सालों से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ हो। इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर फू किसी लड़की की तलाश कर रहे हैं। उसी साइड हमें यहाँ पर हमारी फीमेल लीड याओ को दिखाया जाता है। यहाँ पर मैनेजर खड़ी होती है, इसका नाम एला होता है। एला कहती है आप ऊपर से लेफ्ट वाले रूम पे चले जाइएगा, वही रूम आपके लिए मिस्टर फू ने रेडी करवाया रखा है। याओ तो यहाँ पर बहुत इनोसेंटली वहाँ से चली जाती है। पीछे से एला सोचती है कि ये तो वही रूम है जिसको मिस्टर फू ने अपनी वाइफी के लिए प्रिपेयर करवा रखा है और किसी को भी वहाँ पे जाना मना है। एक बार जब वहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए एक मेड गई थी तो मिस्टर फू तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा किए थे, यहाँ तक कि उसे फायर तक कर दिए थे। बड़ी आई मिस्टर फू की वाइफ बनने वाली और यहाँ पे डबल स्माइल दे रही होती है। ऊपर पे तो याओ यहाँ पर आ गई होती है और यहाँ पर वो रूम देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है कि क्या रियलिटी में मिस्टर फू ने मेरे लिए ये रूम प्रिपेयर करवाया है, ये रूम तो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर तो याओ सामने वेडिंग ड्रेस को देखती है और उसको टच करने लग गई थी। तो उस तरफ नीचे साइड तो मिस्टर फू भी आ गए होते हैं। मिस्टर फू जैसे ही अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पर वो याओ को देखते हैं, वो तो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे आने के लिए किसने कहा, इस रूम में आने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और गुस्से में याओ को गला पकड़ते हुए कहते हैं तुम अपने आप को समझती क्या हो, उसकी चीज़ों को छूने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर तो याओ को एक फ्लैशबैक आने लग गया था जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी और एक मैन उसका गला बहुत जोर से दबा रहा होता है। तभी मिस्टर वो तो यहाँ पर उसे धक्का दे देते हैं और यहाँ पर फिर वो मैनेजर को बुलाते हैं। तभी वहाँ पे एला आती है। एला तो याओ को देखकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पर तो किसी का भी आना सख्त मना है। और ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पर याओ इसी पहले कुछ बोल पाती। यहाँ पे वो कहता है कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन चाहिए है, तुम्हें यहाँ पे आने के लिए किसने कहा। याओ कुछ बोलती तभी यहाँ पे एला कहती है कि मैंने इसको बोला था कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए, मैंने तो इसको स्पष्ट रूप से बताया था कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आए, मुझे तो कुछ भी नहीं पता होता है। याओ तो बेचारी हैरान हो जाती है उसकी बातें सुनकर। यहाँ पर मिस्टर वो याओ की तरफ जाते हुए कहते हैं कि तुम भूलो ना कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारे फादर ने मुझे भेजा है और वो भी फोर्स कर मेरी तुम्हारे साथ मैरिज हुई है। और वैसे भी तुम अपने फादर की बस एक वस्तु हो जिसे उसने बेच दिया है और तुम किसी भी तरह से मुझे मजबूर कर मेरे साथ हो। और यहाँ पर गुस्से में कहते हैं कि जाओ और इसे तहखाने में बंद कर दो। याओ जो कि म्यूट होती है याओ उसे लिखकर कहती है कि तुमने ही मुझे फोर्स किया था, तुम ड्रंक थे और तुम्हें मेरे क्लोज आए, मेरी इसमें क्या गलती है। मिस्टर वो तो यहाँ पर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें भरोसा है कि तुमने क्या कहा है अभी। और यहाँ पे उसे धक्का दे देते हैं और कहते हैं कि ले जाओ इसे यहाँ से। बाद में याओ बेचारी यहाँ पर एक तहखाने में बंद थी जहाँ पर वो एक फ्लैशबैक सोचती है जहाँ पर एक बच्चा बेहोश था, जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी। वो कहती कि तुम अपना ख्याल रखना शोवू। एक्चुअल में यहाँ पर मिस्टर फू जैसे ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारी याओ ही है। याओ का बचपन का नेम एनी था। तभी वहाँ पर एक मेड आ जाती है और कहती है कि मिस्टर फू ने आपको दोबारा से सब कुछ सही करने के लिए ये वेडिंग ड्रेस पहनने के लिए कहा है और आप पहनकर आ जाना। बात पूछती है कि क्या आपको ये मिस्टर फू ने दिया है। वो मेड हिचकिचाते हुए कहती है कि हाँ मिस्टर फू ही ने दिया है। इतना कहकर मेड तो वहाँ से चली जाती है। याओ बाद में रेडी होकर आती है और यहाँ पर ये मेड तो सीधा जाकर उस मैनेजर के पास जाती है। इसका मतलब कि मिस्टर फू ने उसे कुछ भी दे था। पहला मैनेजर से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बेटा मेरे हाथों में है और तुम अपनी बेटी की सलामती चाहती हो तो अपना मुंह गलती से भी मत खोलना किसी के सामने। यहाँ पर एला मन में सोचती है कि ये बेशरम न्यूट गर्ल कहीं की बड़ी आई वो फैमिली की वाइफ बनने के लिए। उसी साइड यहाँ पर तो याओ बेचारी वही वेडिंग ड्रेस पहनकर मुँह के सामने चली जाती है। मुँह को तो उस वेडिंग ड्रेस में याओ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये ड्रेस पहनने के लिए तुम्हें किसने कहा और ये ड्रेस तुमने क्यों पहना है। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। बेचारी याओ यहाँ पर तो वो लिख कर कहती है कि तुम्हें तो मुझसे दोबारा मैरिज करना चाहते थे, एक्चुअल में ये लोग मैरिड हैं, लेकिन मिस्टर मो याओ को अपनी वाइफ नहीं मानते। यहाँ पर मुँह गुस्से में चिल्लाता है क्या कहना चाहती हो तुम, मैं तुमसे दोबारा मैरिज करूंगा। और यहाँ पर याओ के पास आते हैं कहते हैं कि स्ट्रेस को उतारो। तभी साइड तरफ से वो मेड गुजर रही होती है। मेड को देखकर याओ उनके पास तुरंत भागते हुए जाती है और कहती है कि इन्होंने कहा है। वो मेड तो ऐसा प्रेजेंट करती है जैसे उसने नहीं कहा है और कहती है कि आपने ये ड्रेस क्यों पहन ली मिस, ये ड्रेस तो मिस्टर फू किसी को टच तक करने नहीं देते हैं, इसे जल्दी आप उतार दीजिए। क्या वो बेचारी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम साफ साफ बोलती क्यों नहीं कि ये सब तुमने कहा है मुझे। यहाँ पर वो मेड को अपनी तरफ से खींच कर बोल रही होती है। तभी उस मेड का जो टकरा जाता है। वो यहाँ पर फिर चिल्लाता है याओ तुम वास्तव में ग्रेट हो। बेचारी याओ यहाँ पर उसे लिखकर कहती है कि मैंने ये नहीं किया है, तुम
तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करते? वो कहता है कि मैं तुम पर क्यों बिलीव करूं, और तुम दिन ब दिन मेरे पेशेंस को कदम पर कदम चुनौती देती जा रही हो। और याद रखो, तुम घृणित तरीकों से मेरे घर में रह रही हो जबरदस्ती। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम ऑनेस्ट रहो, मुझे फोर्स मत करो। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहते हैं कि हमें पता चला है कि उस रात आपको सचमुच कोई नशा दिया गया था। वो तो यहाँ पर फिर से गुस्से में आके पास जाता है और कहते हैं कि अब तुम क्या कहना चाहोगी, अब तुम क्या प्रिटेंड करोगी? मिस्टर फू तो यहाँ पर वही ग्लास को नीचे फेंक देते हैं। याओ बेचारी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझ पर बिलीव करो। और यहाँ पर तो फू से धक्का दे देता है, जिससे वो कांच याओ के हाथ पे लग जाते हैं। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है, तुम मेरे सामने इस तरह के इनोसेंट होने का ब्लेम मत किया करो। जब तुम इस तरह करती हो ना, तो मुझे तुमसे डिस्गस्टिंग फील होता है। तुम जैसी डर्टी वुमेन ने मेरी प्यारी सी ड्रेस को, जिसको मैंने अपनी मैरिज के लिए प्रिपेयर कराया था, उसको बर्बाद कर दिया है, अपवित्र कर दिया है। तभी यहाँ पर फू एला को बुलाता है और कहते हैं कि इसकी ड्रेस उतरवाओ और यहाँ पर इसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन नियम वगैरह सिखाओ। यहाँ पर तो ये एला याओ को एक रूम में ले आई थी और कहती है, तुम जैसी म्यूट गर्ल खुद को देखा है कभी? तुम और मिस्टर फू मैरिज करना चाहते हो? तुम क्या सोच रही हो कि मिस्टर फू तुम जैसी म्यूट गर्ल से मैरिज करेंगे? और यहाँ तक कि तुमने इस मैरिज की ड्रेसेस को भी वियर कर लिया, अपनी शक्ल भी देखी है तुमने? याओ कहती है इशारा में बात करते हुए कि मैंने तुम्हें कभी प्रोवोक नहीं किया, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो और हर जगह मुझे फ्रेम क्यों करती हो? एला कहती है कि मैं तुम्हारी तरह म्यूट नहीं हूँ, मुझसे इस तरह इशारों में बात मत करो, अपने से म्यूट समझ के रखी हो क्या मुझे? एला कहती है कि अगर तुम उस दिन हमारे बीच में ना आई होती तो। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फू के ड्रिंक में एला ने ही मेडिसिन मिलाई थी और यहाँ पर बेचारी याओ का नाम लग गया था। एला कहती है कि अगर तुम उस दिन नहीं आती तो तुम्हारी जगह मेरी मिस्टर फू से मैरिज होती, और तुमने मेरी पोजीशन छीन ली है, चुरा ली मेरी पोजीशन को तुमने। फिर यहाँ पर एला हंसते हुए काफी सारे बंदों को बुला लेती है और कहती है कि इसे अच्छा सबक सिखाओ और इसकी ड्रेस वगैरह तुम्हें लोग उतारना। एला याओ से कहती है कि अब तुम अच्छे खासे इन मैन के साथ, ये तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा जेंटल रहेंगे, तुम इनके साथ फन करना, तुम तो बोल भी नहीं सकती। एला उन बंदों से कहती है कि याओ की ड्रेस जो बंदा भी रिमूव करेगा मैं उसे 100 युआन दूंगी। यहाँ पर तो ये लोग एक एक कर उसकी ड्रेस को फाड़ने लगे थे। अब याओ की बॉडी में तो बहुत कम ड्रेस बची हुई थी। यहाँ पर एला कहती है कि जो ड्रेस इसने पहना है उसे भी रिमूव कर दो। और मन में सोचती है कि क्या होगा जब को फैमिली सोचे कि उन्होंने किस लड़की से मैरिज करा दी है, ये किस टाइप की वुमेन है। सब लोग तो इसी को ही ब्लेम करेंगे और यहाँ पे मिस्टर फू भी इसी को ब्लेम करेंगे कि ये फिर से किसी और मैन को सेड्यूस कर रही है। एला कहती है कि तुम्हें सचमुच इनोसेंट बनना, वीक बनना पसंद है ना, कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक इस तरह नाटक करती हो इनोसेंट बनने का। यहाँ पर याओ तो एक पत्थर उठा लेती है। एला कहती है कि इसे वॉल से पिन कर दो और उसके क्लोज आकर कहती है थोड़ा खाया पिया करो, तुम कितनी दुबली पतली से हो, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। और एक बंदे से कहती है कि इसके ऊपर चाबुक से वार करो। यहाँ पर तो ये लोग याओ के ऊपर बहुत बुरी तरीके से चाबुक चला रहे होते हैं, जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट लग रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर फू को भी पेन सा फील होता है और वो भी याओ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँच गए थे, यहाँ पर तो एला को कुछ आहट सी फील होती है। एला इस वजह से मिस्टर फू का सोचकर बाहर आती है और मिस्टर फू से बात करते हुए कहती है कि वो अभी चेंज कर रही है, तो प्लीज़ अभी तुम मत जाओ। मिस्टर फू तो यहाँ पर उसे इग्नोर करते हुए जाने लग गए थे। तभी एला उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है। फिर तभी मिस्टर फू को कॉल आ जाता है, जहाँ पर कॉल वाला पर्सन कहता है कि हमें एनिंग के बारे में पता चला है। यहाँ पर तो फू तभी जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मेड मिल जाती है जो कि कुछ लेकर जा रही थी अंदर की तरफ। वो भी यहाँ पर उसका देखकर अंदर की तरफ जाने लगे थे। फू कहते हैं कि अंदर आखिरकार चल तो चल गया रहा है। तभी यहाँ पे वो मेड कहती है कि वो दरअसल वो मिस याओ। तभी वो इससे पहले आगे कुछ बोल पाती, वो तो वहाँ पे जाने लग गया था। दूसरी तरफ यहाँ पर तो एला उन बंदों को कहती है कि इसके साथ जबरदस्ती करो। वो बंदे तो यहाँ पर याओ को घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर फू आ जाता है, जो कि यहाँ पे एला बहुत ज़्यादा हर्ट थी और उसे ऐसे देखकर फू जल्दी से उसके पास जाता है और उसे कोट से कवर करता है और एला से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। यहाँ पे एला कहती कि आप ने तो कहा था सबक सिखाने के लिए। वो कहते कि मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहा था, रूल सिखाने के लिए कहे थे, ना कि ऐसा कुछ करने के लिए। और गार्ड से कहते हैं कि उसे पकड़ कर ले जाओ यहाँ से। एला तो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती है, कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। यहाँ पर तो वो बिल्कुल इग्नोर उसे कर देते हैं और यहाँ पे सारे गार्ड्स एला को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। फू यहाँ पर फिर याओ को घर पे ले आए थे और यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर फू को कॉल आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम मुझे एनिंग के बारे में बता रहे थे ना, मैं जल्दी आता हूँ। तभी कॉल वाला पर्सन कहता है कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनिंग बहुत देर तक यहाँ पर वेट कर रही थी। फिर यहाँ पे वो निराश होकर चली गई। यहाँ पर तो फू बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो 15 सालों बाद एनिंग से मिलने वाला था। फिर बाद में यहाँ पर वो तो ड्रिंक करके टल्ली था बिल्कुल, इसका तो इतना पीकर भी मन नहीं भरा था और भी पिए जा रहा था। तभी वहाँ पे आती है और कहती है कि आप इतना ज़्यादा मत पीजिए। यहाँ पर तो मिस्टर फू को याओ के ऊपर एनिंग दिख रही थी और उसका नाम लिए जा रहे थे। कहते हैं कि एनिंग
याओ उसे इशारों में बात करते कहते कि अब आप मत पीजिए। तभी यहाँ पर तो वो उसे खींच कर अपनी तरफ फोर्सफुली किस करने लगे थे। याओ तो यहाँ पर बहुत कोशिश कर रही होती है छुड़ाने की, लेकिन वो तो यहाँ पर उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। तभी याओ यहाँ पर गुस्से में वो को धक्का दे देती है। याओ यहाँ पर तो वो याओ के ऊपर इल्जाम लगाने लगे थे कि तुम फिर से मेरे क्लोज आना चाहती थी। यहाँ पर तो वो याओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तुझे लिख कर बार बार बता रही होती है लेकिन तुम कितनी ज्यादा पाखंडी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है नाटक करते हुए, और तुम वैसे भी मेरे क्लोज ही आना चाहती थी, मैं थोड़ा सा क्लोज तुम्हारे यहाँ भी किया तो क्या ही हो गया। तभी याओ तो उसे गुस्से में धक्का दे देती है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा चांस नहीं दूंगा अपने बेड पर आने का, और यहाँ पर उसे डिवोर्स एग्रीमेंट देता है। कहते हैं कि इस पर साइन करो और फुट लो यहाँ से, और उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर एक रूम में लॉक कर देता है और कहता है कि जल्दी अपना बैग वगैरह पैक करो और निकलो यहाँ से। अंदर तो मेड कहती है कि अब आप इस घर को छोड़कर फिर अब कहाँ जाएंगी। एनिंग मन में सोचती है कि अब मेरे पास अपने ब्रदर शितोई को ढूंढने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपने विलेज वापस जाऊंगी और उन्हें ढूंढूंगी, वहाँ पर तो मेरे ग्रैंडपा भी हैं। फिर बाद में वो अपने विलेज में पहुंच गई होती है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होकर घूम रही होती है। तभी उसके सामने एक अंकल लेटे हुए मिलते हैं जो कि जिनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। यहाँ पर तो याओ उनकी हेल्प करने के लिए जाती है। वो तो याओ के ग्रैंडपा ही निकलते हैं जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था एक ऑर्फेन से। फिर यहाँ पर तो याओ उनकी हेल्प करती है और कहती है टेक्स्ट में लिखकर कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम एनिंग हो ना। याओ मन में सोचती है कि ग्रैंडपा मेरे लिए पहले बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर तो ग्रैंडपा भी बता रहे होते हैं कि मुझे बच्चों की सहायता करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। याओ भी सोच रही होती है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मैं पैसों का प्रबंध कर लूँगी, आप चिंता मत करिए। यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं कि थैंक यू सो मच। याओ तो यहाँ पर ग्रैंडपा की शॉप की तरफ जा रही होती है और रास्ते से एक कार गुजरती है और उस पर कोई और नहीं बल्कि हमारे मिस्टर फू थे। जैसे वो वहाँ से चली जाती है, मिस्टर फू भी उसी ग्रैंडपा के पास पहुँच जाते हैं। ग्रैंडपा तो यहाँ पर मिस्टर फू को देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुम शितोई हो ना, अब तो तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो। अंकल कहते हैं कि तुम भी चेंज हो गए, और वो एनिंग तो अभी तक बहुत ज़्यादा काइंड है बचपन की तरह। एनिंग का सुनकर यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या आपने उसे देखा, वो किस तरफ गई है। यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि वो तो बस फूलों की शॉप पे गई है, वो पूछ रही थी पहले छोटे में वो जाया करती थी, इस वजह से वो बड़े में भी गई है वहाँ पे घूमने के लिए। फिर हमें दूसरी तरफ यहाँ पे याओ को दिखाया जाता है जो कि अपने बचपन की मेमोरीज याद कर रही थी, जहाँ पर उसको और फू को ग्रैंडपा यहाँ पे इस शॉप पे घुमाने के लिए लाया करते थे क्योंकि ये शॉप उन्हीं की थी। हमें कार के पीछे यहाँ पर एला को दिखाया जाता है। एला जो कि कुछ गुंडों के साथ खड़ी थी और कहती कि तुम्हें अपना काम पता है ना क्या करना है, और यहाँ पर वो गुंडे तो जाकर याओ के साथ बदतमीजी करने लग गए थे और उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर तो मिस्टर वो साइड से निकल रहे होते तभी उन्हें एक लड़की दिख जाती है जिनके गले पे वही पेंडेंट था जो याओ के गले पे होना चाहिए था। वो को तो यहाँ पर वही पेंडेंट दिखता है जो बचपन में वो के पास था और याओ के पास। यहाँ पर तो वो उस गर्ल के पास जाता है और याओ को उसने देख लिया था कि उसके साथ कुछ गुंडे जबरदस्ती करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है उस गर्ल के साथ। वो लड़की भी ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि वही एनिंग है। फिर जैसे ही मिस्टर फू जब कार में बैठे होते हैं, फिर वो पेंडेंट को जोड़कर देख रहे थे लेकिन पेंडेंट नहीं जुड़ता। इस वजह से मिस्टर फू तो उस पेंडेंट को बाहर फेंक देते और उस लड़की को भी, और कहते कि तुम एनिंग नहीं हो, झूठ बोला मुझसे। और यहाँ पर ड्राइवर से कहते कि कार वापस घुमाओ और याओ की तरफ ले चलो। फिर यहाँ पर फू जाकर उन गुंडों को अच्छी तरीके से धुलाई करवाता है। वो गुंडे कहते हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, इसको तो हमें ऑर्डर दिया गया था। फू कहते हैं कि वो कौन है, कैसे दिखती है वो। यहाँ पे वो बंदा कहता है कि वो तो मास्क लगाई थी, हमें पता नहीं चला कि वो कौन है। फिर यहाँ पर तो याओ बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे भी चोटें काफ़ी ज़्यादा लगी थी। मिस्टर फू तो उसे उठा के जाने लगते थे, तभी याओ का पेंडेंट रास्ते पर गिर जाता है। वहाँ पर तो मिस्टर फू ने नहीं देखा था और यहाँ पे वो लायो को लेकर चले गए थे, और यहाँ पर वो याओ को लेकर चले गए थे। उनके जाने के बाद ही वो पेंडेंट एला तो उठा लेती है और कहती है कि अब मैं खेल खेलूंगी जो खेलना है। और यहाँ पर याओ के फादर को कॉल करती है और कहती है कि तुमने अपने डॉक्टर को भेजा था, लगभग पैसे खर्च किए होंगे, चलो हम एक डील करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे याओ एडमिट थी। यहाँ पर तो फूका असिस्टेंट बता रहा होता है एनिंग जो थी उस फ्लावर शॉप के छोटे में थोड़ा बहुत केयर किया करती थी, देख किया करती थी। तभी यहाँ पर वो याद करता है जहाँ पर ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि यहाँ पर फिर वो याद करता है कि जब ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि एनिंग इस वक्त फ्लावर शॉप पे गई है, फिर यहाँ पर वो याद आता है कि फ्लावर शॉप पे तो कोई और नहीं बल्कि हमारी याओ थी। फिर यहाँ पर उन्हें कुछ समझ आने लग गया था कि याओ ही एनिंग है। इस वजह से उन्हें लगता है कि याओ ही एनिंग है। इस वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है ये कैसी है। डॉक्टर कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके बस फ्रैक्चर हुआ है, अभी कुछ दिनों तक अच्छे रेस्ट करेंगी तो ऑटोमेटिकली अपने सही हो जाएंगे। यहाँ पर वो कहता है कि असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि याओ को किसने चोट पहुँचाना चाहा, कौन उसे हार्म पहुँचाना चाहता है। बाद में याओ को यहाँ पे होश आ गया होता है। वो तो यहाँ पर इसे बातों में पूछने की कोशिश कर रहा था और कहते कि मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। उससे पहले वो पूछ पाता कि वो एनिंग है कि नहीं, तभी वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट कहता है कि
आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको पहले वो अटेंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर बाद आकर मिलता हूँ, तब तक तुम रेस्ट करो। अच्छा, जैसे ही यहाँ पे अपना पेंडेंट ढूंढ रही होती है और नर्स से पूछती है कि मेरा पेंडेंट कहाँ है। नर्स कहती है कि हमें नहीं पता, ये आपका पर्सनल सामान है, आपको अच्छी तरीके से देखना चाहिए था, हम क्या जाने आपका सामान कहाँ पर है। बाहर पे तो एक बंदा होता है, यहाँ पेंडेंट ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है। वो बंदा तो इस वक्त वो से बहस कर रहा था कि अरे यहाँ उनकी डॉटर है। यहाँ उनसे इशारों में बात करते हुए कहती है कि आपको सिर्फ पैसों की परवाह है, क्या मैं आपकी बेटी हूँ। फादर कहते हैं कि मेरे बिना आप आज यहाँ पर कैसे आ सकते थे, तुम इतनी लग्जरी लाइफ जी रही हो, कैसे जी रही हो, मेरी वजह से जी रही हो तुम। वो यहाँ से कहता है कि तुम अच्छा रेस्ट करो जाकर, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, जाओ यहाँ से। यहाँ कहती है कि फादर प्लीज़ आप मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। वो हाथ जोड़ते हुए फादर से कहती है कि प्लीज़ अब ऐसा मत करिए, हमें परेशान करना बंद कीजिए, चले जाइए आप यहाँ से। फादर गुस्से पे याओ के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, मुझे पैसे कमाने पे दखल मत डालो, निकलो यहाँ से तुम जल्दी से। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत हो गया तुम्हारा। यहाँ पे फादर कहते हैं कि ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे 10 लाख रुपीज़ चाहिए, मुझे 10 लाख क्यों दे दो तो मैं चला जाऊँगा। मैंने हाल ही में अपनी डॉटर का तुमसे अच्छी तरह देखभाल करते देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे अंदर इसके लिए फीलिंग्स जाग रही हो। गला ये म्यूट गला तो क्या हुआ, लेकिन ब्यूटीफुल तो है ये। यहाँ पर तो ये बंदा ऐसे ही बकवास किया जा रहा था, तभी वो को आ जाता है गुस्सा, वो उन्हें एक स्लैप चढ़ देते हैं। 5 मिलियन लो, निकल लो यहाँ से। यहाँ पर फादर कहते हैं कि मेरी डॉटर की कीमत बस इतनी है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। फादर कहते हैं ठीक है बोलो सर तुम्हारी क्या है, मैं मानने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि मेरी शर्त यही है कि तुम दोबारा या को परेशान नहीं करोगे और ना ही उसके इर्द गिर्द घूमोगे, और अब से तुम्हारा उससे कोई भी रिलेशन भी नहीं है। यहाँ पर तो ये फादर जरा सा भेज के चाहती भी नहीं है, डायरेक्ट बोल देते हैं ठीक है रख लो इस गूंगी बैरी को। ये बेचारी साइन लाइन में जो बात करते हुए कहती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं आपकी डॉटर हूँ। यहाँ पे आओ कहती है, ऐसे वो बोल रही होती है। तभी फादर कहते हैं कि ये म्यूट लड़की, मेरे पैसे कमाने के रास्ते में तुम मत ही आना तो अच्छा ही होगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो यार बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। वो कहता है कि तुम रेस्ट करो बस, और ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। या उसको साइन लाइन में जो बात करते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती। यहाँ पे वो कहता है तुम मेरी वाइफ ही हो और मैं तुम्हें पूरी लाइफ टाइम प्रोटेक्ट करूंगी, और रही बात मेरे पैसों की, वो तुम्हारी तुलना में मेरे पैसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो जाओ चली जाती है रेस्ट करने के लिए। वो यहाँ पर उसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन करवा लेता है कि उसका यहाँ से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर तो फादर पैसे देखकर बिल्कुल पागलों की तरह बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर तो वो फिर दिमाग लगाता है और ब्लैकमेल करवा कर उसके ऊपर केस करवा देता है। कहता है कि इसके ऊपर ये पुलिस केस कर दो कि ये बेवजह ही ब्लैकमेल करके पैसे हटने की कोशिश करता है। इतना करवा कर तो उसे वो जेल ही भिजवा देते हैं। तभी वो यहाँ पर रास्ते से जा ही रहा होता है, तभी वो यहाँ पे एला से टकरा जाता है। एला के नेक पे तो यहाँ पर वो ने पेंडेंट देख लिया होता है, वही आ वाला। यहाँ पर तो एला वो को देखकर बिल्कुल डरने की कोशिश कर रही थी, ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा डर रही है, जैसे पता नहीं इसके साथ क्या ही हो गया हो। वो कहता है कि डरो मत, मैं सिर्फ जेट पेंडेंट को देखना चाहता हूँ। फिर वो उस जेट पेंडेंट को लेकर अपने जेट पेंडेंट से जोड़ते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर कहते हैं कि क्या तुम एनिंग हो। एला भी ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है जैसे कि वही एनिंग है, और वो यहाँ पे सोचता है कि अगर तुम एनिंग हो तो फिर यॉ कौन है। यहाँ पर तो एला फू को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि शितोई तुम कैसे हो। फिर यहाँ पे वो फू से अचानक से दूर जाती है और कहने लगती है अपने बाल वगैरह पकड़ कर कि मुझे धमकाओ मत, मुझे बुली मत करो। बहुत डरी सहमी सी प्रिटेंड कर रही होती है कि बहुत ज़्यादा उसे डर लग रहा हो। यहाँ पर वो को भी लगता है कि यही एनिंग है। फिर वो एला से कहता है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, ये मेरी गलती है। यहाँ पर तो एला फू को हक कर लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, और यहाँ पर डेविल स्माइल दे रही होती है। यहाँ पर तो वो एला को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे होते हैं, तभी सामने से याओ आ रही होती है। यहाँ पर तो याओ उन दोनों को देखकर कहती है कि ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि माफ़ करना, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसे डॉक्टर के पास मैं लेकर जा रहा हूँ। याओ कहते हैं कि ये है कौन। तभी एला यहाँ पर अपनी आइस ओपन करती है और याओ को देखकर डरने की प्रिटेंड कर रही थी कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है याओ को देखकर, और कहते हैं कि मुझे हिट मत करो। तभी यहाँ पर फूतो से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनको ऐसी सिचुएशन देखकर लगता है कि इनको किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लगता है इनके साथ पास्ट में कुछ हुआ है, और ये केवल अपने आंतरिक भय पर काबू पाकर ही सब कुछ ठीक कर सकती हैं और वापस से सही हो सकती हैं। डॉक्टर फिर वो से कहता है कि इसे उन लोगों से दूर रखिएगा जिन्होंने इसे हर्ट किया है, वरना इनकी मेंटली हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाएगी। फिर वो यहाँ पर एला को याओ के पास लेके आता है। यहाँ पर तो याओ को एला को देखकर डर लग रहा था क्योंकि उसने इसके साथ बहुत गलत किया था। यहाँ पे याओ कहती है कि तुम इसे क्यों लेकर आए हो। याओ इशारों में बात करते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इसे सबक सिखाओगे। यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें एला से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ। यहाँ पर तो याओ कहती है कि मैं इससे माफ़ी क्यों मांगू। साइन लैंग्वेज में बात करते हुए वो यहाँ पे कहता है कि वो इस तरह बनी इसका कारण तुम ही हो। याओ इशारों में बात करते हुए कहती है कि मैं हूँ वो जिसे इसने चोट पहुँचाया है, ना कि मैंने इसे चोट पहुँचाया है। क्या तुम भूल गए कि इसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया था। यहाँ पर तो एला फिर से डरने का एक्टिंग करने लग गई थी कि वो उसे याओ से कितना ही ज़्यादा डर लगता है।
फू उसे पकड़ते हुए कहते हैं कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचा सकता। एला यहाँ पे फू से कहते हैं कि इसे यहाँ से भगा दो, क्योंकि इसने मुझे हर्ट किया था, मुझे चोट पहुँचाई थी। यहाँ पे याओ से कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से। बेचारी याओ जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल वो इनोसेंटली सब कुछ देख रही होती है और सोचती है कि अभी जो बंदा उससे इतने अच्छे से बात कर रहा था, अब वो बंदा वापस से उसे बिल्कुल रूडली बात करने लग गया है। वो कहता है कि मैं तुमसे दोबारा कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। याओ जिसको समझ नहीं आ रहा था वो बस देख रही थी और वो भी इशारों में बात कर रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया उसके साथ और उसे बाहर जाना चाहिए। वो तो उसका हाथ जबरदस्ती खींचने लग गया था और बाहर ले जा रहे होते हैं और गेट से बाहर करते हुए कहते हैं कि अब और ट्रबल करना बंद करो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एला को कुछ भी शिकायतें अब सहने नहीं दूंगा। याओ जो कि स्माइल करते हुए साइना ने जो बात करते हुए कहती है कि उसे कुछ भी शिकायत नहीं देना चाहते हो तुम। जो मुझे प्रॉब्लम हुई और मैंने इतना कुछ सहा उसका क्या? तुमने मुझसे अभी कहा था कि याओ तो यहाँ पे अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाती। वो कहता है कि चुप हो जाओ। याओ जो कि बिल्कुल एकदम से चुप हो जाती है। उसे समझ आ गया था कि वो उसकी नहीं सुनने वाला, इस वजह से वो उठकर जाने लगती है। तभी उसे चला तक नहीं जा रहा था, वो भट से नीचे पे गिर जाती है। वो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एला उसे रोक लेती है। तभी याओ कैसे भी करके हिम्मत करके बाहर चली जाती है। वो यहाँ पे एला से कहता है कि मैं उसका रूम चेंज करवा कर आता हूँ, उसे दूसरे रूम में एडमिट करवाता हूँ, तुम जब तक यहीं पे रहो। इतना क्या करते वो यहाँ से चला जाता है। एला जो कि सोचती है कि ये बदतमीज लड़की पता नहीं कहाँ से म्यूजिकल हमारी जिंदगी में आ गई है और ये कब जाएगी। अभी ज़्यादा टाइम भी मिले उसे नहीं हुआ है उसे, फिर भी वो उसकी इतनी ज़्यादा परवाह कर रहा है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे इस याओ नाम की आफत से छुटकारा पाना ही होगा। तभी बाद में यहाँ पर तो एला एक बंदे को कुछ पैसे दे रही होती है और यहाँ पर याओ की पिक भी दे रही थी। नेक्स्ट सीन में फू जब एला के वार्ड में बैठा हुआ था, तभी बाहर पे कुछ बंदियां बात कर रही होती हैं। कहती हैं कि उस याओ नाम की लड़की ने इस वार्ड में किसी बंदे को बुलाया है उसके साथ क्लोज आने के लिए और उसने कहा है कि वो मिस्टर फू से नहीं डरती है। ये बंदियां तो आपस में बात करते हुए कहती हैं कि कितनी बेशरम लड़की है। वो ये सब सुनकर तो वहाँ से जाने लग गया था। तभी एला उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम दोनों का तो वैसे भी डिवोर्स होने वाला है, अब तुम बस उसके बारे में भूल जाओ। कहता है गुस्से में कि मैं इस तरह अपने ऊपर कलंक तो नहीं लगने दूंगा। दूसरी साइड तो ये वही थर्ड की बंदा था जिसे एला ने पैसे दिए थे और यहाँ पर तो वो याओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फू आता है और उस बंदे को याओ से दूर करता है। तभी वहाँ पर फू आ जाता है और एला को बचाता है। यहाँ पर तो ये बंदा जल्दी सब कुछ वहाँ से भागने की कोशिश करने लग गया था फू से पकड़ते हुए। तभी इस बंदे को पकड़ते हुए फू से यहाँ पर तो एला की पिक गिर जाती है। एला उस पिक को उठाते हुए कहती है कि मेरी पिक तुम्हारे पास कैसे? यहाँ पर तो ये बंदा भगने लग गया था और कहता है कि इस फोटो में जो लड़की है इसके साथ मुझे जबरदस्ती करनी थी, मुझे ये ऑर्डर मिला था और इसे फंसाना था मुझे नहीं पता था कि गलत लड़की के पास मैं आ गया। यहाँ पर तो ये सारा इल्जाम याओ के ऊपर लगा देता है, किसी ने हमें ऑर्डर दिया था। यहाँ पर तो याओ बेचारी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और फू से कहती है कि तुम मुझ पर बिलीव करो। एला यहाँ पर बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहती है कि तुमने मुझे को फैमिली से बाहर निकलवा दिया, इतना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था जो तुम मुझे इस तरह परेशान करवा रही हो और इतना गलत मुझे फंसाना फ्रेम करना चाहती हो। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि सारे रिपोर्ट्स वगैरह आ गए और सारा सच पता चल गया है। याओ तो उसकी तरफ होपफुली होकर देख रही होती है कि अब सच सबको पता चल जाएगा कि उसकी कोई गलती नहीं है बल्कि इस एला की ही गलती है। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि इस पे याओ की गलती है और इन्होंने ही ऑर्डर दिया है इन गुंडों को एला के साथ गलत करवाने के लिए। एला बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए फू को हक कर लेती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरे बारे में इतना बुरा सोचेगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, डरो मत। याओ असिस्टेंट से कहती है कि तुम दोनों की मिली भगत है ना। एला तो यहाँ पर डेविल स्माइल कर रही होती है याओ को देखते हुए। वो कहता है कि आखिरकार मैं तुम पर बिलीव क्यों ही करूँ। यहाँ पे याओ कहती है इशारों में बात करते हुए कि मैं तुम्हें कितना भी क्यों ना समझाऊँ, तुम्हें बिलीव तो उसी के ऊपर ही करना है और तुमने जब मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी वाइफ ही हूँ। और याओ यहाँ पे वही बात की कह रही होती है जब वो ने उसे कहा था कि तुम मेरी वाइफ ही हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। या फिर कहती है कि अब तुम्हारा मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। वो यहाँ पे याओ को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे पास कोई और लड़की है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, अब तुम इस तरह वाइल्ड जैसी हरकतें तो मत करो। यहाँ पे तो एला जानबूझकर अपना वही वाला पेनेट दिखा देती है जो कि याओ का पेनेट था। याओ पेनेट देखते साथ ही उसके पास झपट जाती है और कहती है कि मेरा पेनेट वापस दो। वो तो यहाँ पर याओ को पकड़कर धक्का दे देता है जिससे याओ का सर टेबल से टकरा जाता है और यहाँ पे वो बेहोश हो गई थी। बेहोश होते वक्त यहाँ पर वो फू के गले में भी वो पेनेट देख लेती है, उसे पता चल जाता है कि शोभू है और यहाँ पर तो वो बेहोशी हो गई थी। जब बाद में याओ को होश आता है, याओ तो जल्दी जल्दी उठने लगी थी, तभी एक नर्स कहती है कि मैम आप उठिए मत, आपका अभी मिसकैरेज हुआ है, अब आपको अच्छी तरीके से रेस्ट करना चाहिए। याओ यहाँ पे इशारों में बात करते हुए कहती है कि क्या? तभी नर्स बताती है कि आप 2 मंथ से प्रेग्नेंट हैं और आपको खतरा है, आपका बेबी मिसकैरेज हो सकता है, आपको अच्छा रेस्ट करना चाहिए अपने बेबी के लिए। याओ यहाँ पर उसे देखकर कहती है कि आखिरकार मिस्टर वो कहाँ है। तभी नर्स कहती है कि मिस्टर वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते थे और ये बेबी मासूम है, अपना ख्याल रखना चाहिए। याओ मन में सोचती है कि मिस्टर वो ही मेरे से तो ही हैं। तो उसी तरफ यहाँ पे एला फू से कहती है कि तुमने तो उसे पहले ही डिवोर्स दे दिया है, तो फिर तुम उसे फू फैमिली में क्यों रख रहे हो? क्या तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते? वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो उसे सिर्फ इसलिए रखा हूँ ताकि तुम अपने डर से काबू पा सको। मुझे पता है कि तुम बीमार हो और तुम्हें डर से काबू पाना पड़ेगा, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। यहाँ पे एला कहती है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है।
मैं पहले से ही ठीक हूँ, जब तक मैं उसे देख नहीं सकती थी तब तक मैं बीमार नहीं होंगी। मैं उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती, तुम उसे बाहर भगा दो और इसे जाने के लिए कहो। और एला मन में सोचती है कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली है, मुझे पहले पता होता तो मैं बीमारी की जगह कोई और एक्टिंग करती। वो कहता है एला से कि एनिंग तुम अच्छी बनने की कोशिश करो, और मेरे होते तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर तो एला सोचती है अब मैं उस म्यूट लड़की को तुम रख नहीं सकती, मुझे उसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो वो असिस्टेंट के पास आती है। असिस्टेंट कहती है कि जब तुमने गो फैमिली से मुझे बाहर निकाला था तो तुमने उम्मीद नहीं की होगी कि मैं वापस आऊंगी। यहाँ पर एला असिस्टेंट से कहती है कि तुम मुझसे झुक कर माफी मांगो, उस दिन तुमने मुझसे कितनी ज्यादा बदतमीजी की थी, वरना मैं मिस्टर को बता दूंगी कि तुम ही कंपनी का जासूस हो। असिस्टेंट तो घबराते हुए कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। यहाँ पर एला कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं पकड़वाऊंगी मिस्टर फू से, और तुम मुझे प्रॉमिस करना होगा तुम्हें कि तुम मेरे फ्यूचर में मेरी सारी बातें मानोगे। यहाँ पर असिस्टेंट तो स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम सचमुच खुद को वो फैमिली की मालकिन समझने लग गई हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम फेक हो, तुम एनिंग हो नहीं हो। यहाँ पर एला कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि दिखावा करना बंद करो, मुझे पता है कि असली एनिंग कोई और है। यहाँ पर तो फिर वो एला को टच करते हुए कहता है कि मैं भी कुछ फायदा चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं बचाया होता तो और झूठ नहीं बोला होता तो तुम्हारा पत्ता वहीं पे कट हो जाना था। और ये सारी बातें बाहर से एक मिनट सुन लेती है जो कि वही ओल्ड लेडी थी। यहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि वो बस मुझ पर ऑर्डर चलाता रहता है मिस्टर फू, और मुझे एक डॉग की तरह सब कुछ मानना पड़ता है, और अब मैं तुम्हारे साथ सोना भी पसंद करूंगा ताकि मेरा सब वो यूज करा हुआ सामान यूज करे। हेला कहती है कि क्या बदतमीजी है। असिस्टेंट कहता है कि अगर तुम ज्यादा होशियारी में आई ना तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम एनिंग होने का नाटक कर रही हो, और रियल वाली एनिंग बेचारी याओ के साथ तुमने क्या क्या किया है। यहाँ पर तो सुनने के बाद एला भी उसे मना नहीं करती और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में तो यहाँ पर एला उसे घूर रही होती है और असिस्टेंट कहता है कि तुम मुझे ऐसे मत घूरो, ये तुम ही थे जिसने मुझे उकसाया है। एला कहती है कि जल्दी जल्दी तुम उस याओ का काम तमाम करो, मैं अपने लिए कोई भी रिस्क नहीं चाहती हूँ। यहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि चिंता मत करो, अब हम एक ही नाव पे हैं तो एक दूसरे की हेल्प तो कर ही सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर याओ सोच रही होती है कि मुझे कंफर्म करना होगा कि मिस्टर फू ही से तो ही हैं। फिर याओ जब जा रही होती तभी वो एला से मिल जाती है। एला तो उसे वही पेनेंट दिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हें वो पेनेंट चाहिए तो मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर वो वहाँ से भागने लगी थी, एला भी उसके पीछे भाग रही होती है। फिर यहाँ पर ये लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ पर तो एला कहती है कि मैं तो तुम्हें बता नहीं भूल गई थी कि उन गुंडों को जितनी बार तुम्हारे साथ हादसा हुआ है सबको मैंने ही बुलाया था। याओ कहती है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे क्यों निशाना बना रही हो, क्यों टारगेट कर रही हो तुम मुझे। एला कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने इनके तो तुम्हारे लिए एक अच्छी बात निकल गई, म्यूट कल कहेंगी। मुझे मिसेस फू बनना था लेकिन मेरी जगह तुम बन गई। फिर यहाँ पे याओ कहती है फिर तुम मिस्टर फू के पास कैसे पहुंच गई। कहती है कि ये पेंडेंट देख रही हो, इस पेंडेंट की वजह से ये पेंडेंट तो मेरे लिए लकी साबित हो रहा है। और कहती है कि इस पेंडेंट को वो तुम्हें पहचान कर मुझे अपने पास रख रहा है और मुझे थैंक यू भी कह रहा है। यहाँ पे याओ कहती है कि मेरा पेंडेंट है और वो छीनने लग गई थी। यहाँ पर तो मिस्टर फू को आता हुआ देखकर जानबूझकर एला स्विमिंग पूल में नीचे गिर जाती है। मिस्टर फू तो यहाँ पर बिल्कुल भी देरी नहीं करते और अपना कोट उतार कर जल्दी से स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और एला को बचाने के लिए। यहाँ पर तो वो पेंडेंट भी नीचे गिर गया था। यहाँ पर एला वो पेंडेंट को छोड़कर देखती है और कहती है कि ये सचमुच मेरे से तो ही हैं। यहाँ पर तो याओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तभी वो यहाँ पर एला को बचा कर लाता है। यहाँ पर याओ इशारों में बात करते हुए कहती है कि मैं ही एनिंग हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि चली जाओ यहाँ से। याओ यहाँ पे सोचती है कि ये मेरा जेट पेंडेंट है और इसने चुरा लिया और मेरे पेट में पल रहे बच्चे की खातिर पूरी सच्चाई का पता लगाना ही होगा। बेचारी यहाँ पे खड़ी थी अकेले। दूसरी साइड यहाँ पर तो एला मिस्टर फू से कह रही होती है कि उस याओ ने मेरा जेट पेंडेंट भी मुझसे चुरा लिया। यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या ये कैसे बातें कर रही हो तुम। यहाँ पर एला कहती है कि मुझे नहीं पता कि उसने मेरा जेट पेंडेंट क्यों चुराया है। वो यहाँ पे कहते हैं कि आखिरकार ये लड़की करना क्या चाहती है, अब मैं देखना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और उसे सच्चाई बताने लग गई थी कि वही एनिंग है और उसे सब कुछ लिखकर बता रही होती है। यहाँ पर तो फू से धक्का देते हुए कहते हैं कि अच्छा तुम्हारी ये प्लानिंग थी। बेचारी एला एक होप में फिर से लिखकर उसे कहती है कि ये एला एनिंग नहीं है बल्कि मैं हूँ, मेरा जेट पेंडेंट इसने चुराया है ना कि मैंने, और ये एनिंग होने का नाटक कर रही है। यहाँ पर वो कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे पता है तुम प्लानिंग करके आई हो सब कुछ। एला कहती है कि ऐसे ही बकवास करती रहती है। तभी याओ कहती है कि ये मेरा पेंडेंट तो चुरा सकती है लेकिन मेरी मेमोरीज तो नहीं। फिर यहाँ पर वो अपने नेक पे लगी हुई चोट को दिखाती है कि यहाँ पर वही निशान है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जब फू और याओ छोटे थे तभी याओ को चोट लग जाती है। वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करूँ, तुम्हारी चोट को कैसे सही करूँ। और यहाँ पर याओ यही बात लिखकर उसे बता रही होती है। एक पल को तो फू को भी यहाँ पर बिलीव होने लग गया था और याओ को पकड़ते हुए कहते हैं कि तो क्या तुम सचमुच एनिंग हो। तभी बीच में एला आती है, कहती है कि मैं एनिंग हूँ, ये नहीं है। वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर होकर आई है और गलत इरादे से उसके फुसलाने वाली बातों पर मत आओ तुम। अब यहाँ पर मिस्टर फू को पूरा बिलीव हो गया था कि एलिन ही याओ है। तभी यहाँ पर वो ऐसे पूछ रहे होते हैं कि तुमने मुझे कभी भी मेरे पास में मेमोरी के बारे में जिक्र नहीं किया। और यहाँ पर कहते हैं कि तुम एनिंग नहीं हो, तुम जानती हो ना कि मुझसे झूठ बोलने का क्या हश्र होता है।
तभी यहाँ पर एला कहती है जब मुझे कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे थे तब तुमने कहा था कि तुम कैंडी खा लो, क्या तुम्हें याद है? मिस्टर फू तो एक पल के लिए फिर से सहम जाते हैं, फिर से वो कंफ्यूज हो गए थे कि असली एनिंग है कौन। वो कहता है कि अगर तुम एनिंग हो तो तुम्हारी कंधों पर घाव क्यों नहीं है? यहाँ पर एला कहती है कि कौन सी लड़की ब्यूटीफुल होने से नहीं भागती, सबको ब्यूटीफुल होना होता है, इस वजह से मैंने सर्जरी करवा ली थी और मेरी सब कुछ हट गया। तभी यहाँ पे याओ लिखते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जब मैं तुम्हारी वजह से ही म्यूट गर्ल हो गई हूँ। जब मैं तुम्हें भगाना चाहती तभी उस बंदे ने मेरा गला पकड़ लिया था और तुमने साफ साफ ये देखा था। बहुत ज़्यादा डर गई थी, तब से मेरी आवाज़ चली गई। यहाँ पर फू याओ को पकड़ते हुए कहते हैं कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें अभी पहचाना है। तभी यहाँ पर तो फिर से अलग पास्ट की बात छेड़ देती है, जिससे वो तो टोटली कंफ्यूज हो गया था और उसे पास्ट मेमोरी आने लगी थी और उसका सर भी चकराने लग गया था। तभी यहाँ पे असिस्टेंट आता है, तभी वो फू को ले जाता है और यहाँ पर एला यहाँ से कहती है कि सच बताऊँ तो वो जो रूम था ना वो उसने तुम्हारे लिए डिज़ाइन किया था और वो तुम्हें ही इतने सालों से ढूंढ रहा था। असिस्टेंट तो फू को बाहर ले जाकर कहते हैं कि याओ ने एनिंग के बारे में बहुत कुछ पता किया है, इस वजह से वो उसके बारे में बहुत कुछ जानती है और वो तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पर फू कहते हैं कि उसकी इतनी हिम्मत। तो उस तरफ यहाँ पर याओ तो खुद को चोट पहुंचा लेती है और उसको वही चीज दे देती है। सबको लगता है कि याओ ने ही उसको हर्ट किया है। तभी यहाँ पे फू भागते हुए आता है और कहता है कि कैसी आवाज़ थी। एला तो यहाँ पे बिल्कुल इनोसेंट बनते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे हर्ट मत करो। यहाँ पर तो फू जल्दी से आकर याओ को धक्का दे देता है, जिससे उसके पेट में भी चोट लग गई थी। और यहाँ पर फू एला को कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुँचने दूंगा और इस तरह की वुमेन को मैं जल्दी जल्दी यहाँ से भगा दूंगा। एला बेचारी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है कि तो इसी ने सब कुछ किया है। तभी वो कहते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम सर यहाँ में से झूठ बोले जा रही हो। एला कहती है कि इसने मुझे फंसाया है, क्या तुम मुझे पर बिलीव नहीं करते? यहाँ पर तो फू उसे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करते हुए उसका हाथ पकड़कर घर से भगा देता है और कहता है कि तुम फू फैमिली में रहने के लायक नहीं हो, दोबारा यहाँ पर आने की हिम्मत भी मत करना। एला यहाँ पे इशारों में बात करते हुए कहती है कि तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं करते। तभी यहाँ पे असिस्टेंट आता है, मिस याओ ने आपकी कंपनी की चीज़ें भी लीक की है। यहाँ पर तो ये असिस्टेंट अपना किया गया भी याओ के ऊपर ही मर देता है। असिस्टेंट कहता है कि उस दिन इसने खुद को ही हर्ट करवाया था और एला को फंसा कर ऐसा कहा कि इसने कुछ नहीं किया और एला ने उसे फंसाया है ताकि वो उसे निकलवा सके। ये सब के पीछे याओ ही है और यहाँ पर बेवजह ही याओ को फंसा देते हैं लोग। यहाँ पर तो ये असिस्टेंट जानबूझकर मिस्टर वो को प्रवोक कर रहा होता है और कहता है कि मिस याओ क्या आप ऐसे झूठ बोलकर रियल वाली एनिंग को ऊपर पहुंचाना चाहती हैं? थोड़ी सी तो काइंडनेस दिखा दीजिए। यहाँ पर फू कहता है कि इसे नीचे ले जाकर इसे इतना बुरा हर्ष नहीं करो कि ये मौत से बदतर भी हो जाए। यहाँ पर याओ कहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और यहाँ पर वो तो उसे लिखकर बताती है। यहाँ पर फू तो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और कहता है कि तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो। एला तो यहाँ पर उसके डमी पर एक किक करती है और यहाँ पर याओ के बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। एला बेचारी यहाँ पर मुँह के पैर पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज़ हमारे बच्चे को बचा लो। वो तो यहाँ पर उसकी बात नहीं सुनता और बिल्कुल क्रूअल इंसान की तरह वहाँ से चला जाता है उसे ऐसे छोड़कर। तभी वहाँ पर वही मेड आती है जिसने एला और असिस्टेंट की सारी बातें सुन ली थी और वो यहाँ से कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगी। एला बेचारे यहाँ पे चलते हुए सारी पास्ट की मेमोरीज याद कर रही होती है कि उसके साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ है और सभी ने मिलकर उसके साथ गलत किया है, फादर से लेकर उसके हस्बैंड तक ने। ये सब सोचकर तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी यहाँ पर वो तो बेहोश हो जाती है। मेड जल्दी से उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी और अंदर मिस्टर फू के पास जाकर कहती है कि इन्होंने ही आपकी वाइफ को फ्रेम किया है, आपकी वाइफ ही इनोसेंट है, इन दोनों की मिली भगत है। असिस्टेंट कहता है कि तुम यहाँ से मिली हुई हो क्या? एला तो मेड को एक स्लैप चढ़ देती है और कहती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो और उसे भगाने लग गई थी। तभी यहाँ पे मेड कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं नहीं बोल रही हूँ। और यहाँ पर मिस्टर फू से कहती है कि मेरे पास सबूत है और उन्हें वही फ़ोन दे देती है जिसमें जब ये लोग बात कर रहे होते तभी उसने ये वीडियो बना ली थी उनकी। एला यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रही थी, कहती है कि तुम अगर उस याओ के साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए जगह बना सकती हूँ, चली जाऊँगी मैं तुम्हें छोड़कर। ऐसे वो मिस्टर फू को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर मिस्टर फू कहता है चुप रहो और यहाँ पर वो वीडियो देख लेता है जहाँ पर उसे सच पता चल जाता है कि याओ ही उसकी एनिंग है। यहाँ पर तो मिस्टर फू एला को एक स्लैप चढ़ देते और कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकती हो। यहाँ पर तो असिस्टेंट पैरों में पड़ जाता है और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर तो एला बचने के लिए सारा इल्ज़ाम असिस्टेंट के ऊपर डालने लग गई थी, कहती है कि इसने ही मुझे मजबूर किया। यहाँ पर तो फिर असिस्टेंट भी एला की सारी पोल पट्टी खोने लग गया था, कहता है कि इसने मुझे मजबूर किया था। यहाँ पर तो ये लोग तुम हो कर चूहे बिल्ली की तरह लड़ने लग गए थे। तभी यहाँ पर मिस्टर फू की आंखों से आंसू आने लग गए थे और यहाँ पर उनकी आइज भी रेड हो जाती हैं। तभी वो एला की बात याद करते हैं कि एला उनसे कैसे बोल रही थी कि पाँव पकड़ कर कि मेरे बच्चे को बचा लो। तभी वो जल्दी से भागते हुए एनिंग को ढूंढने के लिए जाते हैं। रास्ते पर फिर उन्हें याओ दिख जाती है जो कि बेचारी चलते हुए जा रही होती है। मिस्टर फू तो यहाँ पर जाकर डायरेक्ट याओ को बैक हक कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी रियल एनिंग हो ना, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे ये बात छिपाई। याओ तो खुद से छुड़ाते हुए उसे धक्का दे देती है। तभी याओ को तो ब्लड निकलने लग गया था। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। यहाँ पर याओ कहती है कि तुमने मुझ पर बिलीव तक नहीं किया। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे माफ़ कर दो यालिंग। इतनी घबराहट के चलते यानी की भी वॉइस वापस आ गई थी। यहाँ पर याओ भी और ये दोनों तो एक दूसरे को हक करके बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। एनिंग कहती है कि हमने अपने बचपन बहुत अच्छी तरीके से बिताया,
हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि साथ रहेंगे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर फू कह रहे होते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुमसे मैरिज करूंगा और हमारी मैरिज बहुत ज़्यादा ग्रैंड होगी। या कहती कि पिंकी प्रॉमिस। यहाँ पर तो फू भी पिंकी प्रॉमिस कर लेता है और यहाँ पर यार होते हुए कहती है कि मैं अब और इंतज़ार नहीं करना चाहती और मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर सकती। इतना कहते साथ ही याओ की आइस क्लोज हो जाती है। मिस्टर फू तो यहाँ पर याओ को उठाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँगा। तभी यहाँ पर मिस्टर फू नीचे गिर जाते हैं। फिर वो याओ को पकड़कर बहुत ज़्यादा जोरे होते हैं। तभी एक टक्कर आता है और यहाँ पर मिस्टर फू का भी एक्सीडेंट हो जाता है। मिस्टर फू कहते हैं कि अब मैं तुमसे नेक्स्ट लाइफ में ज़रूर तुमसे मैरिज करूँगा अगर हम मिले तो। इतना कहते साथ तो मिस्टर फू की भी आइस क्लोज हो जाती है। यहाँ पर तो इन दोनों की डेथ हो गई थी। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की सैड एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस स्टोरी की एंडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।